नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल अपने 5 दिनों तक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और इंदौर के दौरे पर रहेंगे। सीएम बघेल रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आए और जानकारी देते हुए कहा कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मीटिंग है, परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग है, उसके बाद महू में संविधान दिवस और अंबेडकर जी की जयंती के दिन पदयात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया और इस दौरान जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह केवल गुमराह करके वोट लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल और डॉक्टर रमन सिंह मुझे चूहा बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हीन भावना से ग्रसित हैं। सत्ता जाने की उनकी जो झटपटाहट है वो साफ नजर आ रही है और इस दौरान उनके बयानों में भी वो साफ झलकती है। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासियों से हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार करते रहे हैं। 15 साल तक पेसा कानून लागू नहीं किया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट में अधिमान्यता जो मिलनी थी आदिवासियों को वो नहीं मिली और आदिवासी इनके राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। 600 गांव खाली हुए तो ये उनके कुशासन का हाल था। आरक्षण मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने सही मायने में 2003 से लेकर 2012 तक आरक्षण लागू नहीं किया था और किया तो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया। हम लोग आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। कवासी लखमा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। मुझे उन्होंने राक्षस भी कहा है, तो रमन सिंह जी के मेरे चूहा बोलते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी राक्षस बोलते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हीन भावना से ग्रसित हैं। सत्ता जाने से जो फड़फड़ाहट दिखाई देती है वो इनके बयानों इतने सीनियर और सीजन्ड नेता माने जाते थे। जो इस प्रकार की भाषा विपक्ष के लोगों को या सत्ता में जो बैठे उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनकी पीड़ा कितनी है। और मनोज मंडावी जी से मैं उसकी मृत्यु के 1 सप्ताह पहले मेरी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको उपाध्यक्ष बनाया विधानसभा का। ये लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग कब आदिवासियों को विधानसभा को उपाध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव दौरे और बीते 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा राजनांदगांव की उपेक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर रमन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीते 4 सालों से राजनांदगांव के विकास कार्यों को रोक कर रखा हुआ है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करते हुए राजनांदगांव पहुंचकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजनांदगांव में बयान दिया था कि उनकी माता को पुलिस थाने में बिठाकर रखा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कभी भी उनके परिवार को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही थाने में बुलाया गया, लेकिन ये कहते फिर रहे हैं कि हमें थाने में बुलाकर अपमानित किया गया। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोलकर और भावनात्मक बातें करके सहानुभूति बटोरने का कार्य बंद कर देना चाहिए। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी और आज आप जिस प्रकार की बात वहां राजनांदगांव में बड़े दुखी मन से बता रहे थे तो उसका ही मैं करना चाहता हूं। अब दूसरा विषय, एक तो उनके सम्मन्स का मामला क्लियर हो गया कि कहीं कोई सम्मन्स जारी नहीं हुआ, बुलाया गया और न किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। दूसरा विषय जो बोलते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे भाई, आपका कृत्य ऐसा है, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है।
उधर रायपुर नगर निगम महापौर और अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले पर रायपुर नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर सहित पार्षद दल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई आरोप लगाए। मीनल चौबे ने कहा कि टेंडर ऑनलाइन न हो, इसके लिए जानबूझकर एक ही टेंडर को कई टुकड़ों में जारी किया गया। बीजेपी पार्षद दल ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। 20 लाख से छोटा टेंडर बनाया गया, इसलिए इसमें और शक ज्यादा हुआ कि इसमें जरूर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होने की स्थिति है, क्योंकि 20 लाख से नीचे के टेंडरों में नगर निगम में हम अभी जैसा देखते हैं, टेंडर प्रक्रिया के अंदर अन्य ठेकेदारों का समावेश नहीं हो पाता। जो जिनको चाहिए उनको टेंडर मिल जाते हैं। 2 करोड़ का कार्य जिसे अलग अलग 12 भागों में बांटा गया, इसकी वित्तीय स्वीकृति माननीय आयुक्त महोदय और माननीय महापौर महोदय जी के हस्ताक्षर से आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाता है। ये कागज भी हमारे पास उपलब्ध है, मैं आप लोगों को भी उपलब्ध कराऊंगी, जिसमें माननीय महापौर महोदय और माननीय आयुक्त महोदय जी के दस्तखत। मैं पूरे तथ्यों के साथ और कागजात के साथ आपको सारी चीजें स्पष्ट कर रही हूँ। और इसमें अनटाइड फंड से इस राशि की स्वीकृति हुई। माननीय आयुक्त महोदय ने पहले, माननीय महापौर महोदय ने इसमें पहले दस्तखत किया, उसके माननीय आयुक्त महोदय ने इस प्रकार की 16 फाइलों में वो दस्तखत किए। क्रेडाई यदि उस काम को कर रहा है तो आज तक के ना महापौर जी ना कमिश्नर ने उस संबंध में डॉक्यूमेंट हमको दिया। आज तक सिर्फ बोल रहे क्रेडाई काम कर रहा है। यदि क्रेडाई काम कर रहा है तो क्रेडाई भी सारी नियम प्रक्रिया को पालन करेगा। उनकी नोटशीट बनेगी, नोटशीट में सैंक्शन होगा, सैंक्शन के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी, टेंडर प्रक्रिया में लोग भाग लेंगे और उसके बाद किसी न किसी को वर्क ऑर्डर मिलेगा। आज तक एक भी डॉक्यूमेंट न नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम के महापौर ने हमारे समक्ष प्रस्तुत कर पाए हैं कि वो काम टेंडर क्रेडाई ने किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कोरिया जिले की करेंगे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर में दिन दहाड़े गोली चली। फायरिंग में दुकान के शटर में इस दौरान छेद हो गया। इस फायरिंग में दुकान के अंदर खेल रहा बच्चा बाल बचा है। इस मामले में दुकान मालिक जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कुछ पैसों के लेन देन को लेकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और सनी गुप्ता आकर मुझे और मेरे परिवार को धमकी देने लगे कि तुमको गोली मार देंगे। लेन देन के मामले को लेकर यह धमकी दी गई, लेकिन जितेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मैंने उन लोगों के साथ ऐसा कोई लेन देन नहीं किया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं, अभी प्रथम दृष्टया मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। यहाँ पे भी पुलिस की टीम पहुँची है, प्राथमिक तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही मामले में और अपडेट होंगे आपको बताएंगे। जितेंद्र अग्रवाल मेरे अभी लगभग 1 से सवा घंटा पहले, मैं नहीं था घर पर, धीरेन्द्र प्रताप सिंह और सनी गुप्ता ये दोनों मेरे यहाँ आए और तोड़ फोड़ करते हुए फायरिंग की और मेरे बीवी और बच्चों को धमकी देते हुए उनको धमकाने लगे कि मैं एक को गोली मार दूंगा करके। और मैं पुलिस उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूका और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। मनेन्द्रगढ़ के हजारी चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने भानु प्रतापपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर सीएम भूपेश बघेल के आरोप के विरोध में उनका पुतला फूका है। सीएम बघेल ने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्त है और झारखंड में पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज है, जिसे छुपाया गया है, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में विरोध दर्ज किया गया। जो हमारे भानु प्रतापपुर में विधायक प्रत्याशी ब्रह्मा जी हैं, उनके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशन लगाया है, उसी के विरोध में ये पूरे का पूरा कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय तय किया गया, जिसे आज जमीनी स्तर पर मनेन्द्रगढ़ जिले में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आज इसे किया गया। उसी के तहत उधर महासमुंद पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे जिले भर में खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के स्कूलों में कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को साइबर क्राइम और कानून की जानकारी देकर पुलिस विभाग द्वारा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज पिथौरा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परिसर में खाकी के रंग स्कूल के संग के तहत हमर बेटी हमर मान
कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए बच्चे, शिक्षक और पुलिस को सम्मानित भी यहां पर किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम खाकी के रंग स्कूल के संघ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग के इस आयोजन की हर जगह काफी प्रशंसा हो रही है। महत्वाकांक्षी योजना हामर बेटी हामर मान और साथ में हमारे महासमुंद पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया खाकी के रंग इस स्कूल किसान प्रोग्राम, इसके माध्यम से बच्चों को जो बेसिक्स लॉ होते हैं, बच्चों से संबंधित जो कानून होते हैं, उसको सिखाने का हमारी टीम ने प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ यातायात के नियमों को और साइबर संबंधी जो क्राइम होते हैं, क्योंकि आजकल लगभग सभी बच्चे मतलब लगभग सभी फैमिलीज में बच्चों लोग होते हैं जो कोई गेम के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस इस्तेमाल के समय उनको कुछ सावधानी बरतनी होती है। उसको नहीं बरतने के कारण कई बार साइबर क्राइम का शिकार वो भी होते हैं, उनके परिवार भी होते हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ चूँकि बच्चियाँ आजकल जैसे उनसे संबंधित कई सारे लॉ हैं, लेकिन उनको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनके जो बेसिक लॉ होते हैं जो उनको जानना चाहिए, साथ ही साथ उनकी फैमिलीज़ को भी जानना चाहिए। तो हम लोग कई बार ये प्रयास करते हैं कि बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में शिक्षिकाएँ और उनके पेरेंट्स संभव हो सके तो भी शामिल। विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने इस विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। राज्यपाल ने कहा कि अन्य राज्यों से इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करें और राजस्व परिषद से मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर पुनः विचार करें। दरअसल 1 मई 2022 से नई शराब नीति को झारखंड राज्य में लागू किया गया। राज्य में शराब के व्यापार की मौजूदा व्यवस्था से झारखंड को फायदा होता नहीं दिख रहा है। वित्तीय वर्ष के 6 महीने बाद तक शराब की बिक्री के निर्धारित लक्ष्य का आधा राजस्व भी सरकारी खजाने में नहीं आया है। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शराब से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। 31 अक्टूबर तक अब तक मात्र 1050 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इन सब विषयों को लेकर राजनीति सरगर्मी फिर से बढ़ गई है। देखिए, हम तो झारखंड शराब व्यापारी संघ की ओर से राज्यपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं इनकी फैसला को कि इन्होंने बखूबी समझा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी हवाला दिया। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी पहले ऑब्जेक्शन कर चुका है, अपनी सहमति नहीं दी थी। इन लोगों ने, विभाग ने आनन फानन में ये पैसों का खेल हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन खैर अब वो तो बीत गई बात, लेकिन अभी राजस्व गिर गया है। अभी माननीय राज्यपाल ने जो ऑब्जेक्शन डाला है उसमें गरीबों को बहुत राहत मिला है। अभी राज्य सरकार ने उत्पाद संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है और उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि जो अगर कोई अनियमितता बरती जाती है किसी दुकान पर, तो दुकान जो एजेंसी संचालित कर रही है उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होगी, उस दुकान के जो छोटे कर्मचारी हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी, और जो बिवरेजेस कॉरपोरेशन है उसके भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये अफसरों को या जो एजेंसी इस ठीके को लेगी उसका प्रोटेक्शन करने की कोशिश की थी राज्य सरकार ने इस नीति पे, और सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये कतई उचित नहीं है और हमारा मानना है कि राज्यपाल का बिल्कुल यह दायित्व होता है कि राज्य सरकार अगर कोई भी गलत नीति बनाए तो उस पर वो अपना मंतव्य दे। बहरहाल अब राज्य सरकार को इस पर विचार करना है। कोई भी नीति जब बनाई जाती है तो उसमें पहले अध्ययन होता है, उसके बाद ही वो वजूद में आता है। तो राज्यपाल के पास जो उत्पाद नीति गई तो ऐसे थोड़ी है कि उठा करके उनको भेज दिया गया। वो बदले की भावना से काम ना करें, उन्हें राज्य की जनता और राज्य के सरकार को देखते हुए उन्हें काम करना है। वो गार्जियन है, उन्हें हर चीज़ पे एतराज़ जताना ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजभवन पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया। और उधर गढ़वा में 3 अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन इस दौरान किया गया है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा माझियाओ मोड़ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा दीप प्रज्वलित और नारियल फोड़कर किया गया। यह पुल 2 करोड़ 70 लाख की लागत से माझियाओ मोड़ सरस्वती नदी पर बनाया
जाएगा। NH 75 गढ़वा जिले के बीचों बीच सरस्वती नदी पर यह पुल उत्तर प्रदेश और बिहार को झारखंड राज्य से जोड़ता है। झारखंड राज्य निर्माण के पूर्व निर्मित इस पुराने पुल में से एक पुल का लेन क्षतिग्रस्त हो गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस पुल को अटल पुल के नाम से जाना जाएगा। मांझियाव मोड़ सुंदरीकरण की भी बात कही गई है। CSR के तहत हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त गढ़वा जिले में स्थित बस स्टैंड सभी सुविधाओं से लैस होगा और नई दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा। 3 योजनाओं का, बड़ी योजनाओं का चित प्रतीक्षित जो हमारी योजनाएं थी, जिससे जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी हुई थी, जो पुल पर जैसा जाम लगता था, उस पुल का आज 3.25 करोड़ के पुल का शिलान्यास हुआ। ये बस स्टैंड जो गढ़वा की पहचान है, आज 3 करोड़ की लागत से इसका भी आज भूमि पूजन हुआ है और बहुत जल्द एक सभी सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड गढ़वा के लोगों को समर्पित होगा। सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में भी आज काम हुए हैं। उधर झारखंड की राजधानी रांची में पिछले ही दिनों जमीन के कारोबारियों को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने पर पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन ने SIT की गठन कर मामले की जांच पड़ताल अब तेज कर दी है। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि बीते दिन 2 जमीन कारोबारियों की हत्या राजधानी रांची शहर के बीचों बीच मोराबादी और नगड़ी थाना क्षेत्र में गोली मारकर कर दी गई थी। इस हत्या में मारे गए व्यक्ति के दोस्त के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया। इनके पास से हथियार की भी बरामदगी की गई है। वहीं ऐदला हाथों मामले में SIT का गठन कर लिया गया है और तकनीकी तौर पर इस मामले की जांच लगातार जारी है। बहुत जल्द इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। 2 घटनाएं तो साइमल्टेनियस हुई है, एक नगरी थाना क्षेत्र में और एक ऐदल हाथू हम लोग बिल्कुल शहर में है। और दोनों मामला जो है जमीन कारोबारी से जमीन व्यवसायी के संदर्भ में है। गोली मारकर दोनों की हत्याएं हुई है। एक में नगरी में जो टीम के लोग थे उसके दोस्त ही थे, वो लोग पकड़े गए हैं और असलहा भी बरामद हुआ है। और ऐदल हाथू में भी सस्पेक्टेड लोगों को लाया गया है। वहाँ SIT का गठन हमारे सदर DSP बरवार जी के नेतृत्व में किया गया है। टेक्सल भी लगा हुआ है और कई लोग डिटेन हुए हैं और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है कि वास्तव में उस दिन उस समय में इंसिडेंट करने के समय में 3 आदमी बाइक से थे, वो तीनों में से कौन है। और मेरी टीम लगी हुई, हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही इस केस का पटाक्षेप हो जाए। झारखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने का दावा राज्य सरकार और राज्य के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को ना तो प्रश्न पत्र मिल रहा है और ना ही उत्तर पुस्तिका। छात्र खुद से 10-10 रुपए में टेस्ट कॉपी खरीदकर स्कूल में परीक्षा देने आ रहे हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पहली बार जिले के 1531 विद्यालयों के साथ राज्य के 35,441 सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों से FA1 की परीक्षा 21 नवंबर से ली जा रही है, जो 26 नवंबर तक चलेंगी। लेकिन इस परीक्षा के लिए JCERT की ओर से ना तो प्रश्न पत्र भेजा गया और ना ही उत्तर पुस्तिका। परीक्षा के लिए स्कूल के शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर या फिर PDF की कॉपी निकाल के छात्रों को दे रहे हैं, जिसकी संख्या भी कम है। क्या दे रहे हैं मतलब? कॉपी दे रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग इन लोग को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, जो कि हम लोग के पास आया नहीं है। हम लोग अपना जेरोक्स करा के इन लोग को दे रहे हैं। नहीं तो इतना लंबा पेपर बच्चे नोट करते करते ही परेशान हो जाएंगे। पेपर हाँ, पहले बोर्ड से उतारें फिर उसका आंसर लिखें। तो हम लोग या तो बोलते हैं इनको टेस्ट कॉपी लेके आइए, या कॉपी में से पेज निकाल के, कुछ बच्चे टेस्ट कॉपी में दे रहे हैं। अगली खबर भी बोकारो से है, जहां पर अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो गाड़ी घर में घुस गई। दरअसल जिले की BS थाना पुलिस स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी, तभी वो तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर एक घर के आउट हाउस में घुस गई। इस हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। स्कॉर्पियो में बेसबॉल, हॉकी स्टिक सहित कई सामान रखे हुए थे। स्कॉर्पियो से हथियार मिलने की भी बात कही जा रही है। ये देखिए, पीछे से इसको खदेड़ के ला रहा था बोलेरो को,
वो बारिश आया एकदम धड़ास धड़ाम मारा, हम लोग अंदर में 4 आदमी बैठल थे, हम लोग का जान बच गया वही बहुत। उधर बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगु गुरु घंटा बड़ी धर्मगढ़, जो कि सरना धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है, इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसी मकसद से बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में जिले के एसपी, डीडीसी और तमाम जिले के पदाधिकारियों के साथ लुगु पहाड़ पर लुगु बाबा के मंदिर के साथ साथ लोग पहाड़ पर जाने वाले रास्ते का निरीक्षण इस दौरान किया गया और इस निरीक्षण के दौरान पर्यटन के उद्देश्य से लुगु घंटा बड़ी का विकास और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं कैसे प्रदान की जाएं, इसको लेकर विभिन्न स्थलों का इस दौरान निरीक्षण भी किया गया। आपको बता दें कि विगत कार्तिक पूर्णिमा को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयोजित सरना धर्म महासम्मेलन के मंच से यह घोषणा की थी कि लुगु बाबा धर्म स्थल को 30 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। इसी के मद्देनजर जिले के उपायुक्त के नेतृत्व में स्थल का निरीक्षण किया गया और विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर वहां पर लुगु बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम शेड, पेयजल, शौचालय, सोलर लाइट की व्यवस्था करने का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सुविधा के साथ साथ धार्मिक आस्था भी बनी रहे, इसी को ध्यान में रखकर वहां पर विकास के कार्य किए जाएंगे। नए साल में बोकारो के लोग भी हवाई यात्रा की सुविधा का आनंद ले पाएंगे। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर हवाई अड्डे में हुए कार्यों का निरीक्षण करने कोलकाता से इंजीनियरिंग डिवीजन के जीएम आज बोकारो हवाई अड्डे पहुंचे। उनके साथ कोलकाता से अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोकारो हवाई अड्डे में बने रनवे, फायर स्टेशन सहित अन्य जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण भी मौजूद रहे। जीएम ने कहा कि जो भी इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य हवाई अड्डे में होने थे वो पूरे हो चुके हैं। दिसंबर तक उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर डीजीसीए से लाइसेंस भी प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए स्पाइस जेट से करार कर लिया गया है। अब यहां से उड़ान सेवा शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि उड़ान सेवा के लिए जो पेड़ काटने की बात कही जा रही है वह पेड़ हवाई अड्डे से बाहर हैं, इसलिए उड़ान सेवा में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि वो दिसंबर महीने में दिल्ली जाकर मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और तारीख तय करने का भी आग्रह करेंगे, क्योंकि बोकारो के लोग तारीख पर तारीख मिलने से निराश हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।